अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, एक वास्तव में सुंदर मन या दिमाग। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले, हु डू यू थिंक ऑफ व्हेन यू हियर द वर्ड जीनियस? आप किसके बारे में सोचते हैं जब आप ये शब्द सुनते हैं जीनियस यानी प्रतिभाशाली? हु इज अ जीनियस? कौन होता है प्रतिभाशाली? वॉट क्वालिटीज डू यू थिंक अ जीनियस हैज? क्या क्या गुण आप सोचते हैं कि एक प्रतिभाशाली में होते हैं? We shall now read about a young German civil servant who took the world by storm about 100 years ago. हम अब पढ़ेंगे एक युवा जर्मन के बारे में जो कि सिविल सर्वेंट थे यानी प्रशासनिक अधिकारी थे, और कुल मिला के ये कह सकते हैं कि वो सेना से संबंधित नहीं थे। हु टुक द वर्ल्ड बाय स्टॉर्म? टुक द वर्ल्ड बाय स्टॉर्म का मतलब बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय हो गए या उन्होंने विश्व को मोहित कर लिया, इस प्रकार प्रचलित हो गए, प्रसिद्ध हो गए 100 साल पहले। इन द समर ऑफ 1905, द 26-year-old published in quick succession 4 ground-breaking papers. उन्होंने 1905 की जब गर्मियां चल रही थी तो ये 26 साल के जवान थे, उस समय इन्होंने लगातार जल्दी जल्दी पब्लिश किए यानी प्रकाशित करवाए कुछ आधारभूत पत्र। खोज जो उन्होंने की थी, 4 पत्र उन्होंने लगातार प्रकाशित करवाए जो अभूतपूर्व पत्र थे, मतलब इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। किस किस बारे में थे? अबाउट लाइट, द मोशन ऑफ पार्टिकल्स, बिजली के बारे में थे, और कणों के विचलन के बारे में थे, मतलब कण इधर उधर कैसे घूमते हैं, कैसे गति करते हैं। द इलेक्ट्रोडायनामिक्स ऑफ मूविंग बॉडीज़, और जो चीज़ें चलती हैं उनका इलेक्ट्रोडायनामिक्स कैसे होता है। एंड एनर्जी, और ऊर्जा के बारे में। यानी ये जो पत्र इन्होंने प्रकाशित किए थे, जो पेपर्स दिए थे, जो रिसर्च की थी, वो इन चारों टॉपिक्स पर थी, और इन्होंने एक के बाद एक ये प्रकाशित करवाए थे, जिसकी वजह से पूरे विश्व में इनका नाम हो गया था और ये प्रसिद्ध हो गए थे। His work took up only a few pages in scientific journals, और उनके काम ने, जो वैज्ञानिक पत्र होते हैं जो इन खोजों को प्रकाशित करते हैं, उसमें मात्र कुछ पेज ही थे। बट चेंज्ड फॉर एवर आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पेस, टाइम एंड द एंटायर कॉस्मोस। लेकिन उन्होंने हमारी जो समझ थी उसको बदल करके रख दिया हमेशा के लिए, जो अंतरिक्ष के बारे में थी, समय के बारे में थी और ब्रह्मांड के बारे में थी। एंड ट्रांसफॉर्म द नेम आइंस्टाइन इनटू अ सिनोनिम फॉर जीनियस, और आइंस्टाइन का नाम एक प्रकार से पर्यायवाची बन गया, मतलब समान बन गया जीनियस के। यानी या तो प्रतिभाशाली का नाम लेते ही हमें आइंस्टाइन की याद आती है। 50 years आफ्टर हिज डेथ, उनकी मृत्यु के 50 वर्ष पश्चात भी, यानी उनके मृत्यु को 50 वर्ष से भी ज़्यादा हो चुके हैं, अल्बर्ट आइंस्टाइन्स जीनियस स्टिल रेन्स, अभी भी उनकी जो प्रतिभा है वो कायम है। So let's start this lesson about Albert Einstein. Albert Einstein was born on 14th March 1879 in the German city of Ulm. अल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म 14 मार्च 1879 को जर्मन का एक नगर है उल्म, उसमें हुआ था। Without any indication that he was destined for greatness, और इस बात का कोई चिन्ह नहीं था, कोई प्रमाण नहीं था, कोई इंडिकेशन नहीं था कि वो कोई महान भाग्य लेकर के पैदा हुए हैं या कोई महान कार्य करने वाले हैं, महान बनने वाले हैं। ऑन द कॉन्ट्ररी, इसके विपरीत, हिज मदर थॉट अल्बर्ट वॉज ए फ्रीक, उनकी माँ सोचा करती थी कि अल्बर्ट बहुत ही अनोखा व्यक्ति है, अनोखा बच्चा है। फ्रीक मीन्स a word used disapprovingly to talk about a person who is unusual and doesn't behave, look or think like others. असामान्य वो माँ को लगता था।
टू हर हिज हेड सीम्ड मच टू लार्ज। उन्हें आइंस्टाइन का सिर भी काफ़ी बड़ा लगता था। एट द एज ऑफ 2.5, 2.5 साल की उम्र में, आइंस्टाइन स्टिल वॉजंट टॉकिंग। आइंस्टाइन बोलते नहीं थे। व्हेन ही फाइनली डिड लर्न टू स्पीक, और जब उन्होंने अंत में बोलना सीखा, ही अटर्ड एवरीथिंग ट्वाइस। वे हर बात को 2 बार बोला करते थे। आइंस्टाइन डिड नॉट नो व्हाट टू डू विद अदर चिल्ड्रन। आइंस्टाइन को ये पता नहीं था कि वो अन्य बच्चों के साथ क्या करें, यानी कैसा व्यवहार करें। एंड हिज प्लेमेट्स कॉल्ड हिम बोरिंग, ब्रदर बोरिंग। और उनके साथ जो साथी थे, खेलते थे, वो उन्हें एक बोरिंग ब्रदर बुलाते थे, नीरस भाई बुलाते थे, मतलब बहुत ही उबाऊ है, बोरिंग है। सो द यंगस्टर प्लेड बाय हिमसेल्फ। इस प्रकार ये जो बच्चा था ये स्वयं के साथ ही खेलता था। यहाँ पे देखिए ब्लू कलर के अंदर जो बॉक्स है इसमें कुछ स्पेशल कमेंट्स दे रखे हैं, ये भी पढ़ लेते हैं। ऑटो नाइगेबावर, द हिस्टोरियन ऑफ एंशंट मैथमेटिक्स। और ये ऑटो जो हैं ये गणितज्ञ थे, इतिहासकार थे प्राचीन गणित के। टोल्ड अ स्टोरी अबाउट द बॉय आइंस्टाइन दैट ही कैरेक्टराइजेज एज अ लीजेंड। और वो एक कहानी सुनाते हैं और बताते हैं कि ये कहानी एक दंत कथा जैसी है। बट दैट सीम्स फेयरली ऑथेंटिक, लेकिन वास्तविक लगती है, यानी कि ये काल्पनिक कथा है लेकिन वास्तविक लगती है। एज ही वॉज ए लेट टॉकर, क्योंकि वो देर से बोलना शुरू किए थे, हिज पेरेंट्स वर वरीड, उनके माता पिता चिंतित थे। एट लास्ट एट द सपर टेबल वन नाइट ही ब्रोक हिज साइलेंस टू से। और अंत में एक दिन, एक रात खाने की टेबल पर उन्होंने अपनी ये चुप्पी तोड़ी और कहा, द सूप इज टू हॉट, सूप बहुत गर्म है। ग्रेटली रिलीव्ड, हिज पेरेंट्स आस्क्ड व्हाई ही हैड नेवर सेड अ वर्ड बिफोर। और इससे बहुत ही चैन की सांस लेते हुए, राहत की सांस लेते हुए माता पिता ने पूछा कि उसने पहले कोई शब्द क्यों नहीं बोला, पहले कोई बात क्यों नहीं बोली। तो अल्बर्ट रिप्लाइड, अल्बर्ट ने जवाब दिया, बिकॉज अप टू नाउ एवरीथिंग वॉज इन ऑर्डर। अब तक मैं इसलिए नहीं बोला क्योंकि अब तक सारी चीज़ें ठीक ठाक चल रही थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, इसलिए कुछ बात बोली नहीं। यानी कि वो शांत रहते थे और ज़रूरत पड़ने पर ही बोलते थे। मच ऑफ द टाइम, यानी कि वो ज़्यादातर अपने साथ ही खेला करते थे, स्वयं ही खेला करते थे। ही स्पेशली लव्ड मैकेनिकल टॉयज, उन्हें विशेष रूप से मशीनी जो खिलौने थे वो पसंद थे। लुकिंग एट हिज न्यू बॉर्न सिस्टर माजा, अपनी नवजात बहन जो अभी अभी पैदा हुई थी, उसका नाम माजा था, उसको देख करके वो क्या कहते हैं, ही इज सेड टू हैव सेड, ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने कहा, फाइन बट वेयर आर हर व्हील्स, ठीक है लेकिन इसके पहिए कहाँ हैं। अ हेडमास्टर वंस टोल्ड हिज फादर दैट what Einstein chose as a profession wouldn't matter because he will never make a success at anything. उनके प्रधानाध्यापक ने एक बार उनके पिताजी को कहा था कि चाहे कोई भी व्यवसाय ये चुन ले, आइंस्टाइन चुन ले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो किसी भी चीज़ के अंदर सफल नहीं होगा। आइंस्टाइन बिगेन लर्निंग टू प्ले द वायलिन एट द एज ऑफ 6। आइंस्टाइन ने वायलिन बजाना सीखना शुरू कर दिया था 6 साल की उम्र में। बिकॉज हिज मदर वॉन्टेड हिम टू, क्योंकि ऐसा उनकी माताजी चाहती थी। ही लेटर बिकेम अ गिफ्टेड एमेच्योर वायलिनिस्ट, और आगे चल के वो एक प्रतिभाशाली शौकिया वायलिन बजाने वाले बने। मेंटेनिंग दिस स्किल थ्रू आउट हिज लाइफ, और ये जो कौशल था, ये जो गुण था, ये जो प्रतिभा थी, इसको पूरे जीवन उन्होंने बनाए रखा। एमेच्योर, हियर यू कैन सी द मीनिंग, डूइंग समथिंग फॉर पर्सनल इंजॉयमेंट रादर देन एज अ प्रोफेशन, यानी शौकिया तौर पे कोई काम करना, ना कि उसको अपना व्यवसाय बना लेना।
बट अल्बर्ट आइंस्टीन वॉज नॉट अ बैड प्यूपिल, लेकिन अल्बर्ट आइंस्टाइन कोई बुरे शिष्य नहीं थे, यानी बुरे विद्यार्थी नहीं थे। ही वेंट टू हाई स्कूल इन म्यूनिक, वो हाई स्कूल तक यानी उच्च विद्यालय तक पहुँचे थे म्यूनिक में। वेयर आइंस्टाइन फैमिली हैड मूव्ड व्हेन ही वॉज 15 months ओल्ड, जहाँ पर आइंस्टाइन का परिवार चला गया था जब वे 15 महीने के थे, यानी म्यूनिक चला गया था। एंड स्कोर्ड गुड मार्क्स इन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट, और लगभग सभी विषयों में उन्हें अच्छे अंक प्राप्त हुए थे। आइंस्टाइन हेटेड द स्कूल्स रेजिमेंटेशन। व्हाट इज रेजिमेंटेशन? ऑर्डर और डिसिप्लिन टेकन टू एन एक्सट्रीम, बहुत ही ज़्यादा अनुशासन या नियंत्रण, यानी स्कूल का जो अनुशासन था, नियंत्रण था, वो आइंस्टाइन को पसंद नहीं था। एंड ऑफन क्लैश्ड विद हिज टीचर्स, और अक्सर वो अपने टीचर्स से भिड़ जाया करते थे, मतलब उनसे असहमत हुआ करते थे और उनसे वाद विवाद करते थे। एट द एज ऑफ 15, 15 वर्ष की उम्र में, आइंस्टाइन फेल्ट सो स्टाइफल्ड देयर दैट ही लेफ्ट द स्कूल फॉर गुड। स्टाइफल्ड, अनेबल टू ब्रीथ, सफोकेटेड, इतना ज़्यादा 15 वर्ष की उम्र में ही उन्हें घुटन होने लगी थी कि उन्होंने स्कूल को छोड़ दिया। फॉर गुड, हमेशा के लिए, हमेशा के लिए स्कूल को छोड़ दिया। द प्रीवियस ईयर अल्बर्ट्स पेरेंट्स हैड मूव्ड टू मिलान, और पिछले साल ही अल्बर्ट के माता पिता मिलान में चले गए थे। एंड लेफ्ट देयर सन विद रिलेटिव्स, उन्होंने अपने बेटे को रिश्तेदारों के साथ छोड़ दिया था। आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड डिस्कशन, बहुत लंबी बातचीत के बाद, आइंस्टाइन गॉट हिज विश टू कंटिन्यू हिज एजुकेशन इन जर्मन स्पीकिंग स्विट्ज़रलैंड, और आइंस्टाइन को उनकी जो इच्छा थी वो पूर्ति हुई कि उन्हें शिक्षा प्राप्त हो स्विट्ज़रलैंड के अंदर, जहाँ पर जर्मन बोली जाती है। इन अ सिटी विच वॉज मोर लिबरल देन म्यूनिक, लिबरल, उदार, ऐसा शहर था जो म्यूनिक से ज़्यादा उदार था। विलिंग टू अंडरस्टैंड एंड रिस्पेक्ट अदर्स ओपिनियंस, यानी दूसरों के विचारों को भी समझना, उनका सम्मान करना, इसी को उदारवाद कहते हैं। आइंस्टाइन वॉज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स एंड इंटरेस्टेड इन फिजिक्स। आइंस्टाइन बहुत ही ज़्यादा प्रतिभाशाली थे गणित के अंदर, और उनकी रुचि भौतिकी शास्त्र के अंदर थी। एंड आफ्टर फिनिशिंग स्कूल, और विद्यालय पूरा करने के बाद, ही डिसाइडेड टू स्टडी एट अ यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिक, उन्होंने निर्णय लिया कि वो ज्यूरिक की एक विश्वविद्यालय में पढ़ेंगे। बट साइंस वॉजंट द ओनली थिंग दैट अपील्ड टू द डैशिंग यंग मैन विद द वॉलरस मस्टाश। केवल साइंस ही नहीं था जो इस जोशीले जवान आदमी को, जिसकी की घनी मूछें थी, लटकती हुई मूछें, यू कैन सी हियर, दिस इज द मस्टाश ऑफ आइंस्टीन, हियर यू कैन सी ऑन दिस फोटोग्राफ। वॉलरस एक प्रकार का समुद्री जीव होता है जिसके बड़े बड़े दो दांत निकले रहते हैं, लटके रहते हैं, और उसकी तरह ही मूछें होना वॉलरस मस्टाश कहलाता है, यानी घनी मूछें होती हैं, लटकती हुई मूछें होती हैं, उन्हें कहा जाता है। तो ये जो जोशीला जवान था, इसको केवल विज्ञान में ही रुचि नहीं थी, ये और भी कई चीज़ों में रुचि रखता था। क्या क्या थी उनको हम अभी देखते हैं। तो दीज आर द पिक्चर्स। आइंस्टाइन इन 1900 एट द एज ऑफ 21, ये 21 वर्ष की उम्र में आइंस्टाइन है 1900 के अंदर। और ये आइंस्टाइन इन 1955 एज वी रिमेंबर हिम नाउ, जैसा कि हम आज उन्हें याद रखते हैं। ये वाली जो पिक्चर है ये 1955 की है। He also felt a special interest in a fellow student, मिलेवा मैरिक। उनका एक और विशेष रुचि थी, वो ज़्यादा रुचि दिखाते थे अपनी ही एक साथी विद्यार्थी के अंदर, जिसका नाम था मिलेवा मैरिक, whom he found to be a clever creature, जिन्हें वो एक चतुर प्राणी मानते थे। दिस यंग सर्ब, सर्ब का मतलब सर्बिया से आई हुई है, सर्बिया इज ए कंट्री। दिस यंग सर्ब हैड कम टू स्विट्जरलैंड, वो सर्बिया से आई थी स्विट्जरलैंड, बिकॉज द यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिक वॉज वन ऑफ द फ्यू इन यूरोप वेयर विमेन कुड गेट डिग्रीज।
क्योंकि ज्यूरिख ही का जो विश्वविद्यालय था वो यूरोप में कुछ ही विश्वविद्यालय थे ऐसे जहाँ पर महिलाओं को उच्च शिक्षा प्राप्त होती थी, और उनमें से एक ये स्विट्जरलैंड के अंदर ज्यूरिख भी था। आइंस्टाइन saw in her an ally against the Philistines, those people in his family and at the university with whom he was constantly at odds। और आइंस्टाइन को इस मिलेवा मैरिक के अंदर एक मित्र नजर आया, अलाई अ फ्रेंड और एन एसोसिएट, एक मित्र उन्हें नजर आया जो कि उनका साथ देंगे इन फिलिस्टाइंस के विरुद्ध। फिलिस्टाइंस क्या कहते हैं? अ वर्ड यूज्ड डिसअप्रूविंगली टू टॉक अबाउट पीपल हु डू नॉट लाइक आर्ट, लिटरेचर और म्यूजिक। जिन लोगों को कला, साहित्य और संगीत पसंद नहीं होता, ऐसे व्यक्तियों को इस वर्ड के से जाना जाता है। फिलिस्टाइंस असंस्कृत व्यक्ति को कहा जाता है जो कि इनके परिवार में थे और यूनिवर्सिटी में भी थे, जिनके साथ वो लगातार टकराव करते रहते थे, असहमत रहते थे। तो वो समझते थे कि ये जो महिला है, ये जो लड़की है, ये मेरा साथ इनके विरुद्ध देगी। द कपल फेल इन लव, और ये जोड़ा प्यार में पड़ गया। लेटर्स सर्वाइव इन विच दे पुट देयर अफेक्शन इन टू वर्ड्स, ऐसे पत्र भी मौजूद हैं जिनमें उनके ये जो प्यार के शब्दों में पिरोए गए हैं वो पत्र अभी भी उपस्थित हैं। मिक्सिंग साइंस विद टेंडरनेस, जिसके अंदर विज्ञान और उनका प्यार, उनकी कोमलता दोनों हैं। रोट आइंस्टाइन, आइंस्टाइन लिखते हैं, हाउ हैप्पी एंड प्राउड आई शैल बी व्हेन वी बोथ हैव ब्रॉट आवर वर्क ऑन रिलेटिविटी टू अ विक्टोरियस कंक्लूजन। आहा, कितने खुश होंगे, कितने गर्वित होंगे हम तब, हम दोनों, जब हमारा काम जो कि सापेक्षता के सिद्धांत पर है वो एक सफल निष्कर्ष पर पहुंचेगा। इन 1900 में एट द एज ऑफ 21, 21 वर्ष की अवस्था में, अल्बर्ट आइंस्टीन वॉज अ यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट एंड अनएम्प्लॉयड। अल्बर्ट आइंस्टाइन एक विश्वविद्यालय के स्नातक थे लेकिन बेरोजगार थे। ही वर्कड एज अ टीचिंग असिस्टेंट, उन्होंने एक सहायक अध्यापक के रूप में कार्य किया। गेव प्राइवेट लेसन्स एंड फाइनली सिक्योर्ड अ जॉब इन 1902 एज अ टेक्निकल एक्सपर्ट इन द पेटेंट ऑफिस इन बर्न। उन्होंने प्राइवेट ट्यूशन्स भी दिए, प्राइवेट लेसन्स में घर घर जाके पढ़ाया, और 1902 में उन्हें एक नौकरी मिल गई तकनीकी विशेषज्ञ की, और वो थी पेटेंट ऑफिस के अंदर जो कि बर्न में था। पेटेंट का क्या मतलब होता है? अ डॉक्यूमेंट विच गिव्स द राइट्स ऑफ एन इन्वेंशन टू एन इन्वेंटर। एक इस प्रकार का दस्तावेज होता है जो खोजकर्ता को ये अधिकार देता है और बताता है कि ये आविष्कार आपने किया है। While he was supposed to be assessing others people's inventions, जबकि उनसे ये आशा की जाती थी कि वे अन्य लोगों के आविष्कारों की जांच करेंगे, उनका मूल्यांकन करेंगे, आइंस्टाइन वॉज एक्चुअली डेवलपिंग हिज ओन आइडियाज इन सीक्रेट। आइंस्टाइन अपने विचारों को गुप्त रूप से विकसित कर रहे थे। वास्तव में वो क्या काम कर रहे थे? अपने विचारों को विकसित कर रहे थे। He is said to have jokingly called his desk drawer at work the Bureau of Theoretical Physics, और मजाक में ऐसा कहा जाता है कि वो कहते थे कि वो अपने डेस्क, जो मेज़ का ड्रॉर था, जो दराज थी, उसको, जो काम पर ऑफिस में थी, उसको कहा करते थे ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स, यानी भौतिकीय सिद्धांतिक की दराज। ब्यूरो का मतलब दराज भी होता है, वैसे केंद्र भी होता है, और कार्यालय के लिए, विभाग के लिए भी आता है। यहाँ पर दराज है, तो सैद्धांतिक फिजिक्स का, भौतिकी का कार्यालय। वन ऑफ द फेमस पेपर्स ऑफ 1905 वॉज आइंस्टाइन्स स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, और उनका प्रसिद्ध एक पत्र जो है, पेपर जो है वो, यानी पेपर का यहाँ पे मतलब लगा लीजिए कि उन्होंने जो भी शोध किया है उसको हम पेपर्स के रूप में बोलते हैं। उनका प्रसिद्ध पेपर जो है वो 1905 में विशेष सापेक्षिक सैद्धांतिक सिद्धांत जो था वो आया था।
अकॉर्डिंग टू विच टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट, और इसके अनुसार समय और दूरी निरपेक्ष नहीं है, मतलब ऐसे नहीं है कि वो अलग अलग चलते हैं, उनका आपस में संबंध है। एब्सोल्यूट मीन्स मेजर्ड इन इटसेल्फ, यानी अपने आप में ही नाप लेना, नॉट इन रिलेशन टू एनीथिंग एल्स, किसी दूसरे के साथ उसका कोई संबंध ना होना, ऐसा नहीं था। अब तक ऐसा समझा जाता था कि ऐसा है, लेकिन उनकी थ्योरी ने कहा कि इट इज not absolute. Indeed, two perfectly accurate clocks will not continue to show the same time if they come together again after a journey if one of them has been moving very fast relative to the other. यहाँ पर उन्होंने उदाहरण के रूप में भी समझाया कि दो घड़ियाँ भी एक साथ अगर एक सही समय दिखा रही हों और दोनों यात्रा पे निकलें, एक तेज़ गति से चले और एक धीरे चले, और जब वो यात्रा दोनों की समाप्त होगी तो दोनों में समय भी अलग अलग नजर आएगा, उनमें समय समान नहीं होगा। फ्रॉम दिस फॉलोड द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस फॉर्मूला विच डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप बिटवीन मैस एंड एनर्जी, और इसके द्वारा विश्व का सबसे प्रसिद्ध जो सूत्र है वो वर्णित होता है और वो संबंध बताता है द्रव्यमान और ऊर्जा के बीच में। E is equal to mc square. In this mathematical equation, इस गणितीय समीकरण में E stands for energy, E ऊर्जा के लिए आया है, M for mass द्रव्यमान के लिए आया है, and C for speed और C गति के लिए आया है। किसकी गति? Of the light in a vacuum, वो गति है प्रकाश की जो कि शून्य में है, about 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, जो गति है वो ये है। एंड इन दिस बॉक्स अल्बर्ट आइंस्टाइन समझाते हैं बहुत ही ईजी तरीके से क्या है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। व्हेन यू सिट विद अ नाइस गर्ल फॉर 2 आवर्स इट सीम्स लाइक 2 मिनट्स, जब आप किसी अच्छी लड़की के साथ 2 घंटे बैठते हो तो ऐसा लगता है जैसे 2 मिनट बैठे हैं। व्हेन यू सिट ऑन अ हॉट स्टोव फॉर 2 मिनट्स, और जब आप किसी गर्म चूल्हे के ऊपर 2 मिनट बैठें इट सीम्स लाइक 2 आवर्स, ऐसा लगता है कि 2 घंटे बैठ लिए। दैट्स रिलेटिविटी, यही रिलेटिविटी है, ये ऐसा अल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं। While Einstein was solving the most difficult problems in physics, his private life was unraveling. जबकि आइंस्टाइन सबसे ज़्यादा कठिन समस्याएं भौतिकी की सुलझा रहे थे, उसी समय उनका निजी जीवन थोड़ा खराब चल रहा था। अनरेवलिंग, स्टार्टिंग टू फेल, असफल होता जा रहा था। एल्बर्ट हैड wanted to marry मिलेवा right after finishing his studies. अल्बर्ट चाहते थे कि मिलेवा से वो शादी कर लें अपनी पढ़ाई के तुरंत बाद, बट हिज मदर वॉज अगेंस्ट इट, लेकिन माताजी उनकी इसके विरुद्ध थी। शी थॉट मिलेवा हु वॉज 3 years older than her son was too old for him. वो सोचती थी कि मिलेवा जो कि उनके बेटे से 3 साल बड़ी हैं वो उनके बेटे के लिए कुछ ज़्यादा ही बूढ़ी हैं। शी वॉज ऑल्सो बॉदर्ड बाय मिलेवास इंटेलिजेंस, वो उनकी बुद्धिमत्ता से भी परेशान थी। शी इज़ ए बुक लाइक यू, वो तुम्हारी तरह ये किताब है, पुस्तक है। हिज मदर सेड, उनकी माँ कहती थी। आइंस्टाइन पुट द वेडिंग ऑफ, आइंस्टाइन ने ये विवाह टाल दिया। द पेयर फाइनली मैरिड इन जनवरी 1903, और इस जोड़े ने आखिरकार जनवरी 1903 में विवाह कर लिया। एंड हैड 2 sons, इनके 2 बेटे भी हुए। बट अ फ्यू ईयर्स लेटर द मैरिज फॉल्टर्ड, लेकिन कुछ सालों बाद ही इनकी जो शादी थी वो कमज़ोर पड़ने लगी, डगमगाने लगी। मिलेवा मीनवाइल वॉज लूजिंग हर इंटेलेक्चुअल एम्बिशन, और मिलेवा इसी दौरान अपनी जो बौद्धिक क्षमता थी, बौद्धिक आकांक्षा थी, महत्वाकांक्षा थी, वो खोती जा रही थी। एंड बिकमिंग एन अनहैप्पी हाउसवाइफ, और एक उदास नाराज घरेलू महिला बन गई थी। आफ्टर ईयर्स ऑफ कॉन्स्टेंट फाइटिंग, कई वर्षों के लगातार लड़ाई के बाद, द कपल फाइनली डिवोर्स्ड इन 1990, और ये जो जोड़ा था अंत में 1919 में तलाक ले लेता है। आइंस्टाइन मैरिड हिज कजिन एल्सा द सेम ईयर, और आइंस्टाइन ने अपनी कजिन से जिसका नाम एल्सा था उसी वर्ष विवाह
कर लिया। Einstein's new personal chapter coincided with his rise to world fame. और इनका जो नया अध्याय था जीवन का, उसके साथ साथ ही इन्हें विश्व में भी प्रसिद्धि प्राप्त होने लगी। यानी दोनों चीज़ें साथ साथ हुई, जीवन का नया अध्याय शुरू होना और विश्व में प्रसिद्धि प्राप्त होना। In 1915 he had published his General Theory of Relativity. 1915 में उन्होंने अपनी सामान्य सिद्धांत जो था सापेक्षता का, उसको प्रकाशित किया। Which provided a new interpretation of gravity, जिसने गुरुत्वाकर्षण को एक नई परिभाषा प्रदान की। An eclipse of the sun in 1919 brought proof that it was accurate. और 1915 का जो पत्र था उसके आधार पर 1919 में ये सिद्ध हो गया कि ये बिल्कुल सही बात उन्होंने कही है। जब सूर्य ग्रहण पड़ा, एक्लिप्स ऑफ द सन, सूर्य ग्रहण 1919 में पड़ा, तो ये बात सिद्ध हो गई कि वो एकदम सही कह रहे हैं। Einstein had correctly calculated in advance the extent to which the light from fixed stars would be deflected through the sun's gravitational field. और आइंस्टाइन ने पहले से ही गणना करके, यानी गणित लगा करके ये बता दिया था कि कितनी मात्रा में, कितनी दूरी तक ये जो प्रकाश है जो फिक्स्ड स्टार्स से आ रहा है, जो स्थित तारे हैं उनसे आ रहा है, वो कितना मुड़ेगा, डिफ्लेक्टेड कितना मुड़ेगा जब वो सूर्य के गुरुत्वाकर्षण में आएगा। डिफ्लेक्टेड चेंज डायरेक्शन बिकॉज इट हिट समथिंग, किसी चीज़ से टकराने के बाद वो जो मुड़ जाता है उसको हम डिफ्लेक्शन कहते हैं, डिफ्लेक्टेड कहते हैं। तो ये जो स्थिर तारों से प्रकाश आया और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण से टकरा करके कितना मुड़ेगा, इसकी गणना उन्होंने पहले ही करके बता दी थी। द न्यूज़पेपर्स प्रोक्लेम्ड हिज वर्क एज अ साइंटिफिक रेवोल्यूशन, और अखबारों ने ये घोषणा कर दी, ये कहा कि ये जो उनका काम था ये वैज्ञानिक क्रांति है। आइंस्टाइन रिसीव्ड द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स इन 1921। आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज भौतिकी के लिए मिल गया 1921 में। ही वॉज शावर्ड विद ऑनर्स एंड इन्विटेशंस फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड लॉडेड बाय द प्रेस। उनके ऊपर बहुत सारे सम्मान मिलने लगे, उन्हें बहुत सारे निमंत्रण मिलने लगे पूरी दुनिया से, और जो प्रेस था, मीडिया था, अखबार थे, उन्होंने उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की। लॉडेड, प्रशंसा करना। When the Nazis came to power in Germany in 1933, Einstein emigrated to the United States. नाजीज, हिटलर की पार्टी, हिटलर जो कि जर्मनी में पावर में 1933 में जब आ गए थे नाजीज, तो आइंस्टाइन एमिग्रेटेड, वो चले जाना, अपना देश छोड़ करके यूनाइटेड स्टेट्स चले गए थे, अमेरिका चले गए थे। 5 years later, 5 साल बाद, the discovery of nuclear fission in Berlin had American physicists in an uproar. 5 वर्ष पश्चात जब बर्लिन के अंदर परमाणु, ये नाभिकीय विखंडन इसको हिंदी में कहते हैं, इसका मतलब होता है कि किसी परमाणु के न्यूक्लियस में कोई विखंडन करते हैं, उसको फिजन करते हैं, उससे बहुत ज़्यादा एनर्जी पैदा होती है, और एटम बम का यही सिद्धांत होता है। इसकी वजह से अमेरिका के जो भौतिकविद थे वो थोड़ा घबरा गए, बहुत ज़्यादा उनके अंदर बेचैनी आ गई। इन एन अप्रोर, वेरी अपसेट, बहुत ज़्यादा निराश हो गए और परेशान हो गए। मैनी ऑफ देम हैड फ्लेड फ्रॉम फैसिज्म, उनमें से बहुत सारे फिजिसिस्ट जो थे वो फैसिज्म के कारण ही वहाँ से पलायन करके अमेरिका आए थे। जस्ट एज आइंस्टाइन हैड, जैसे कि आइंस्टाइन जर्मनी से भाग के गए थे। एंड नाउ दे वर अफ्रेड द नाजीज कुड बिल्ड एंड यूज एन एटॉमिक बम, और अब उन्हें ये डर था कि नाजी जो लोग हैं वो परमाणु बम बना लेंगे और उसका प्रयोग करेंगे। At the urging of a colleague, Einstein wrote a letter to the American President Franklin D. Roosevelt on 2nd August 1939 in which he warned.
आग्रह करने पर या थोड़ा सा कहने के पर उनके एक साथी के आइंस्टाइन ने पत्र लिखा अमेरिका के राष्ट्रपति को, जिनका नाम था फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, 2 अगस्त 1939 को, जिसमें उन्होंने ये चेतावनी दी, ऐसा लिखा, चेतावनी दी, A single bomb of this type exploded in a port might very well destroy the whole port together with some of the surrounding territory. एक अकेला इस प्रकार का बम अगर बंदरगाह पर गिराया जाए या फोड़ा जाए, ये पूरे के पूरे बंदरगाह को बर्बाद कर देगा, नष्ट कर देगा, साथ में इसके आसपास का जो क्षेत्र है, टेरिटरी है, उसको भी नष्ट कर देगा. His words did not fail to have an effect. और उनके शब्द बेकार नहीं गए, उनका असर पड़ा. The Americans developed the atomic bomb in a secret project of their own. और अमेरिका वासियों ने भी एक परमाणु बम गुप्त रूप से बना लिया अपना स्वयं का. And dropped in it on the Japanese cities of Hiroshima and Nagasaki in August 1945. और जापान के जो शहर हैं हिरोशिमा और नागासाकी, उन पर अगस्त 1945 में ये बम गिरा दिए गए. आइंस्टाइन वॉज डीपली शेकन बाय द एक्सटेंट ऑफ द डिस्ट्रक्शन. आइंस्टाइन इस भारी नुकसान से, इतना ज़्यादा जो नुकसान हुआ था इन बम को गिराने से, उनसे बहुत ज़्यादा दुखी हो गए. दिस टाइम ही रोट अ पब्लिक मिसिव. व्हाट इज मिसिव? अ लेटर स्पेशली लॉन्ग एंड ऑफिशियल. एक उन्होंने सार्वजनिक पत्र लिखा यूनाइटेड नेशंस को. इन इट ही प्रपोज द फॉर्मेशन ऑफ अ वर्ल्ड गवर्नमेंट. और इसमें उन्होंने प्रस्ताव रखा कि एक विश्व सरकार बननी चाहिए, मतलब ये अलग अलग देशों की सरकार को हटा करके एक पूरे विश्व की सरकार बननी चाहिए. अनलाइक द लेटर टू रूजवेल्ट, और जैसा कि रूजवेल्ट के लेटर का असर हुआ था, दिस वन मेड नो इम्पैक्ट. इसने किसी प्रकार का कोई असर नहीं दिखाया, मतलब ये पत्र कोई असर नहीं दिखा पाया. बट ओवर द नेक्स्ट डिकेड, लेकिन अगले दशक में आइंस्टाइन गॉट एवर मोर इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स. आइंस्टाइन और भी ज़्यादा राजनीति के अंदर सम्मिलित होते चले गए. एजिटेटिंग फॉर एन एंड टू द आर्म्स बिल्डअप. और ये जो हथियारों की दौड़ थी, इसको ख़त्म करने के लिए उन्होंने आंदोलन करना शुरू कर दिया. एंड यूजिंग हिज पॉपुलरिटी, और इन आंदोलनों के लिए उन्होंने अपनी जो पॉपुलरिटी थी उसका प्रयोग किया. टू कैंपेन फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी, और उन्होंने अभियान चलाए कि शांति और लोकतंत्र स्थापित हो. व्हेन आइंस्टाइन डाइड इन 1955, जब आइंस्टाइन 1955 में उनकी मृत्यु हुई, एट द एज ऑफ 76, जब वो 76 वर्ष के थे, ही वॉज सेलिब्रेटेड एज अ विजनरी एंड वर्ल्ड सिटीजन. यानी उन्हें एक प्रकार से दार्शनिक माना जाता था और एक विश्व का नागरिक माना जाता था. यानी एक किसी विशेष देश का नहीं, पूरे विश्व का उन्हें नागरिक माना जाता था. एज मच एज अ साइंटिफिक जीनियस, और उतना ही उन्हें एक वैज्ञानिक प्रतिभा भी माना जाता था. यानी वो एक दार्शनिक भी थे, लोगों के बारे में भला सोचने वाले भी थे, विश्व नागरिक भी थे, और एक वैज्ञानिक प्रतिभाशाली व्यक्ति भी थे. इस प्रकार से उन्हें याद किया जाता है. विजनरी, अ पर्सन हु कैन थिंक अबाउट द फ्यूचर इन एन ओरिजिनल एंड इंटेलिजेंट वे. एक व्यक्ति जो भविष्य के बारे में बिल्कुल सही तरीके से सोच पाता है और बुद्धिमत्ता से सोच पाता है, उसे हम विजनरी कहते हैं. तो ये पार्ट था आपका आइंस्टीन के बारे में, उनकी जीवन के बारे में कुछ झलकियाँ थी एक तरह से. और दिस वाज द लेसन अबाउट अल्बर्ट आइंस्टाइन. So read it again and try to understand the deep message of Einstein.